गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय आर्थिक चिंतक उसके अंतर्गत शुक्राचार्य के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। शुक्राचार्य को भारतीय आर्थिक विचारों का पितामह कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनको असुरों के गुरु व महान विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त थी। उनकी महान कृति शुक्र नीति में 4 अध्यायों में 2200 श्लोक हैं। शुक्र नीति सार के काल का निर्धारण कठिन है। शुक्र नीति की विषय वस्तु बहुआयामी है। प्राचीन भारतीय राजनीति के ग्रंथों की भांति इसका दृष्टिकोण सैद्धांतिक होने के स्थान पर व्यवहारिक अधिक है। शुक्र नीति सार में तो यहाँ तक कहा गया है कि शुक्र नीति को छोड़कर अन्य सब नीतियाँ कुनीतियाँ हैं। उनके आर्थिक विचारों हम सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र। उन्होंने जिन 32 प्रकार की विधाओं को बताया उसमें अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण विद्या माना। उसको 2 भागों में विभाजित किया। पहला राजनीतिक अर्थशास्त्र और दूसरा वार्ता या व्यवहारिक अर्थशास्त्र। राजनीतिक अर्थशास्त्र से उनका तात्पर्य था कि श्रुति स्मृति के अनुकूल जिस विद्या में राज्य के कार्यों का वर्णन हो और उसके धन अर्जन करने की युक्ति बताई गई हो वह राजनीतिक अर्थशास्त्र है। अर्थात इस परिभाषा में 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है कि एक तो राजा को के कार्य किस प्रकार के हों और धन अर्जन की विवेकपूर्ण धन अर्जन की प्रक्रिया या उसके उपाय बताए गए। अर्थात राजा को अपनी प्रजा के पालन हेतु अर्थ की व्यवस्था करने हेतु विवेकपूर्ण तरीके से या कुशलता से धन अर्जित करना चाहिए। दूसरा है वार्ता या व्यवहारिक अर्थशास्त्र। इस भाग में समाज की आर्थिक क्रियाओं, उद्योग धंधों आदि के विकास जैसे विषयों का समावेश किया गया। उन्होंने कहा है इस वार्ता की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा कि अर्थ व अनर्थ, यहाँ अनर्थ का तात्पर्य है धन की कमी। अर्थात अर्थ व अनर्थ वार्ता के विषय हैं। उनके अनुसार वार्ता के 4 विषय उन्होंने बताए: कृषि करना, व्यापार, ब्याज पर रुपए देना और गोरक्षा। अब दूसरे विचार आते हैं धन व मुद्रा संबंधी। उनके अनुसार कौड़ी से रत्न पर्यंत द्रव्य होता है तथा मनुष्य अनाज, वस्त्र, घास आदि को भी धन की संज्ञा देते हैं। उन्होंने मुद्रा के अर्थ को काफ़ी व्यापक बना दिया था क्योंकि उसमें बहुमूल्य रत्नों तक को मुद्रा में शामिल कर लिया गया था। धन के अंतर्गत पशु, अनाज, वस्त्र, घास आदि का समावेश किया और धन में उपयोगी वस्तुओं एवं पशुधन को भी शामिल किया है। दूसरा है मुद्रा एवं विनिमय अनुपात। जो वस्तु विनिमय माध्यम मूल्य के मापन एवं मूल्य के संग्रह हेतु सरकार द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है एवं जिसे जनता स्वीकार करती है उसे मुद्रा कहते हैं। लेन देन के लिए राजा द्वारा निश्चित स्वर्ण आदि मुद्राएं प्रत्येक वस्तु का मूल्य समझी जाती हैं। उन्होंने पशुओं को भी धन की संज्ञा दी थी। शुक्र ने धातु विनिमय अनुपात व वस्तु विनिमय अनुपात में संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। शुक्र नीति में कहा है कि चांदी, सोना, तांबा इनको व्यवहार के लिए मुद्रित करें। शुक्र ने मुद्रा के निर्माण में बेईमानी एवं मिलावट को दोषपूर्ण माना है। शुक्राचार्य के समय लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई मापने के लिए अंगुल का प्रयोग होता था। उन्होंने परिमाण, नाप आदि का मान
राज मुद्रा से युक्त अर्थात राजसम्मत रखने हेतु कहा है। फिर आता है उनके मूल्य संबंधी विचार। उन्होंने मूल्य के दो प्रकार बताए, एक था मूल्य या मूल्यक और दूसरा था अर्घ। जिस व्यय से कोई वस्तु प्राप्त होती है वही उसका मूल्य है। अर्घ वस्तु की सुलभता व दुर्लभता, वस्तु के गुण दोष एवं लोगों की वस्तु के प्रति कामना या इच्छा की तीव्रता के कारण कम या अधिक होता है। मूल्य का अभिप्राय दीर्घकालीन मूल्य से था, जो वस्तु पर किए गए व्यय या उत्पादन लागत पर निर्भर होता है, जबकि अर्घ का मूल्य अल्पकालीन बाजार मूल्य से था। मूल्य निर्धारण में वस्तु की उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी वस्तु के निर्माण में यदि उत्पादन लागत ज़्यादा आती है तो उसका मूल्य अधिक होगा, अन्यथा उसके विपरीत। वस्तु के मूल्य में उच्चावचन अर्थात उतार चढ़ाव वस्तु की उपलब्धता एवं विक्रेता की इच्छा के कारण होता है। शुक्राचार्य ने बताया कि जो वस्तु गुणों से हीन तथा व्यवहार करने के अयोग्य होती है उसका मूल्य कुछ भी नहीं होता। उन्होंने वस्तु के मूल्य निर्धारण में देश एवं काल की भी कल्पना की। उन्होंने वस्तुओं में मिलावट एवं खोटेपन के विरुद्ध भी उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान किया है। उनके अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति को लोक परंपरा द्वारा सर्वत्र मूल्य निश्चय करने में समस्त वस्तुओं के नीच, मध्यम व उत्तम भेदों को हमेशा समझ कर के उसके अनुसार मूल्य पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार मूल्य निर्धारण व नियमन की व्यवस्था कर आचार्य शुक्र ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। फिर आता है मजदूरी या भृति संबंधी विचार। मजदूर को भृत्य एवं मजदूरी को भृति कहा। उन्होंने मजदूरी के 3 भेद किए। एक है कार्यमाना अर्थात कार्य के अनुसार मजदूरी, कालमाना अर्थात समय के अनुसार मजदूरी, और तीसरी कालमिता अर्थात निश्चित समय में निश्चित काम के आधार पर मजदूरी देना। तो 3 प्रकार के उन्होंने मजदूरी के भेद किए, कार्यमाना, कालमाना और कालमिता। अब मजदूरी भुगतान की मात्रा के आधार पर भी मजदूरों का वर्गीकरण किया। मजदूरी का सबसे पहला था उत्तम अर्थात जो परिवार के जीवन यापन हेतु पर्याप्त हो। दूसरी था मध्यम, जो परिवार की केवल अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। और तीसरे थे अधम, जिससे केवल एक ही व्यक्ति का भरण पोषण हो सके। अर्थात उन्होंने मजदूरी के भी 3 वर्गीकरण उत्तम, मध्यम एवं अधम इस प्रकार की। भृत्य जैसे जैसे गुणवान हो जाए वैसे वैसे उसकी भृति अर्थात मजदूरी में वृद्धि कर देनी चाहिए या फिर योग्यता अनुसार वेतन बढ़ा देना चाहिए। उन्होंने मजदूरों के भी 3 प्रकार बताए, उत्तम मजदूर, मध्यम अर्थात जो सामान्य योग्यता वाला मजदूर, और अधम अर्थात जो अयोग्य हो या जो किसी कार्य में कुशल न हो। शुक्राचार्य के अनुसार शासक प्रतिवर्ष 15 दिन का सवेतनिक अवकाश दे, बीमारी की अवस्था में वर्ष में 3 माह की छुट्टी, 8 दिन की बीमारी पर सवेतनिक अवकाश तथा कई नियमों का उल्लेख एवं निर्धारण किया। इस प्रकार उन्होंने नौकरी का प्रारंभ, वेतन, दिन, अवकाश, रोगी, नौकर को अवकाश व भृति, सवेतनिक अवकाश,
नियमानुसार भृति या मजदूरी न करने वाले के लिए दंड व्यवस्था, नौकर स्वामी के मधुर संबंध इत्यादि पर शुक्र नीति में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत की। अब आता है आय और करारोपण संबंधी विचार। शुक्राचार्य ने सार्वजनिक वित्त के महत्वपूर्ण विषयों आय, व्यय, ऋण, करारोपण आदि पर समुचित विचार व्यक्त किए। उन्होंने राजकोष संग्रह के दो उद्देश्य बताए, एक तो जनहित के संवर्धन हेतु और दूसरा उसका संग्रह नीति परक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बिना विशेष विपत्ति पड़े प्रजा पर अधिक जुर्माना, मालगुजारी या चुंगी बढ़ाकर तथा तीर्थ स्थान व देवोत्तर संपत्ति पर कर लगाकर राजा को अपना कोष नहीं बढ़ाना चाहिए। सेना, प्रजा की रक्षा एवं यज्ञ के लिए जो कोष संग्रह किया जाता है वह राजा के लिए इस लोक तथा परलोक दोनों के लिए सुखप्रद होता है। उनके अनुसार राजकोष इतना समृद्ध होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर राजा बिना भूमि राजस्व व शुल्क वसूल किए ही 20 वर्षों तक सेना का संरक्षण कर सके, क्योंकि कोष का जो मूल है वो सेना है एवं सेना का मूल कोष होता है और सेना व कोष की रक्षा करने से कोष व राष्ट्र की वृद्धि तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुक्राचार्य ने राज्य की कर व्यवस्था को लोक कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने कई वित्तीय स्रोतों का वर्णन किया, जिनमें भू राजस्व, शुल्क, अतिरिक्त कर, सड़क कर, खानों की रॉयल्टी, शिल्पी व अन्य व्यक्ति की आय पर कर, अर्थदंड, दान, भेंट, अन्य राजाओं से प्राप्त कर, दुष्ट राजाओं के धन हरण को भी राज्य आय का साधन माना। उन्होंने करारोपण संबंधी कुछ जो विचार दिए उनको हम निम्नानुसार बता सकते हैं कि शासक प्रजा से कर ग्रहण कर नौकर की भांति उसकी रक्षा करे, व्यापारी व ब्याज पर रुपया देने वालों से लाभांश का 32वां अंश कर ग्रहण करे, फिर बिना आपत्ति पड़े प्रजा के ऊपर अधिक जुर्माना, मालगुजारी एवं चुंगी कर बढ़ाकर या तीर्थ स्थान व देवोत्तर संपत्ति पर कर लगाकर राजा को अपना कोष नहीं बढ़ाना चाहिए। एक वस्तु पर एक बार ही शुल्क वसूल करे, समस्त वस्तुओं पर प्रयत्नपूर्वक एक बार ही चुंगी लेनी चाहिए। शिल्पी, बढ़ाई आदि से शासक को 15 दिन में एक दिन कर के रूप में बिना वेतन दिए काम करवाना चाहिए। आपत्ति काल में राजा शत्रु का विनाश करने के लिए विशेष प्रकार की चुंगी व जुर्माना लगाकर भी प्रजा से धन वसूल कर सकता है। लकड़ी, घास आदि बेचने वालों से शासक को 20वां भाग कर के रूप में लेना चाहिए। शुक्राचार्य ने अपराधियों के दंड से प्राप्त जुर्माना आदि से प्राप्त भाग को भी राज्य आय का साधन माना। राजा को नित्य धर्म रक्षार्थ दंड देने वाला होना चाहिए। शुक्राचार्य ने आय की भांति व्यय पर भी विचार किया। उनके अनुसार हृदय के अंदर उदारता रखकर और ऊपर से कृपणता रखकर समय आने पर मनुष्य को उचित व्यय करना चाहिए। उनके अनुसार राजा को अपनी आय का आधा भाग
सेना पर, 1/12वां भाग दान देने पर, 1/12वां भाग अपने उपभोग पर व्यय एवं 1/12 भाग प्रकृति पर तथा शेष से कोष की व्यवस्था की जानी चाहिए। शुक्राचार्य ने बताया कि राजा को जनहित संवर्धन के लिए पाठशालाओं, चिकित्सालय, सड़कें, उद्यानगृह, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि बनवानी चाहिए। राज्य में सुरक्षा के लिए सेना व किलों आदि पर व्यय के साथ साथ न्याय व जन सुरक्षा के लिए सेना एवं प्रशासन पर व्यय करना चाहिए। शुक्र नीति में आय व्यय के लेखन को आवश्यक बताया तथा राज्य के प्रतिवर्ष आय व्यय का विवरण दिया। शुक्राचार्य का मत था कि राजकोष में इतनी मात्रा में धन होना चाहिए कि संकट काल का मुकाबला किया जा सके और प्रजा पालन का कार्य अच्छी तरह चल सके। इस प्रकार शुक्राचार्य ने अपनी शुक्र नीति में इन विभिन्न विषयों से संबंधित विचार दिए। शुक्राचार्य ने अपनी श्रेष्ठ कृति शुक्र नीति में प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों की परंपरा को पुष्ट करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक विचारों का एक बहुत ही व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयास किया है। धन्यवाद।